हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक ऋग्वेदा, ठीक है, जिसको अभी हम फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए, ऋग्वेद में कुछ चीजें हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली थी, फर्दर आज आगे का हम यहाँ पे इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट मैंने आपको बताया था चारों वेदों के बारे में। अब इन चारों वेदों में से सबसे पहले हम थोड़ा सा और डिटेल में ऋग्वेद को स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अर्ली वैदिक ईरा की बात चल रही है। ठीक है, तो होता क्या है, एक होती है दशराग बैटल। ठीक है, दशराग बैटल किसके बीच में होती है? 10 आर्यन और 10 10 आर्यन ही बोलेंगे, 5 थे आर्यन और 5 थे नॉन आर्यन राजा। तो 5 आर्यन थे, 5 नॉन आर्यन थे, टोटल 10 राजाओं की लड़ाई होती है। किसके साथ? एक भरत कबीले का राजा होता है सुदास। तो भरत कबीले के राजा सुदास की लड़ाई होती है 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन राजाओं के साथ। ठीक है, मतलब टोटल 10 राजाओं के साथ ये लड़ते हैं। ठीक है, अब इसी बैटल को, क्योंकि 10 राजाओं के साथ लड़ाई हुई, तो दशराग बैटल या 10 राज्यन बैटल जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इस लड़ाई में एक तरफ देखो भरत कबीले के सुदास है और दूसरी साइड 10 राजा है, फिर भी यहाँ पे सुदास जो है इस लड़ाई को जीत जाएगा। ठीक है, और इस तरह से भरत कबीला जो है ये बन जाता है बाकी कबीलों से सुपीरियर, या फिर हम बोल सकते हैं पावरफुल, क्योंकि एक साथ 10 राजाओं को हराना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो भरत कबीला थोड़ा सा बाकी कबीलों से सुपीरियर हो जाता है। ठीक है, अब एक और कबीला होता है यहाँ पे पुरु कबीला। ठीक है, एक है भरत कबीला और दूसरा कबीला है पुरु कबीला। अब होता क्या है, ये भरत कबीला और पुरु कबीला इन दोनों का हो जाता है मर्ज। ठीक है, और इन दोनों के मर्ज से एक नया कबीला बनता है जिसका नाम है कुरु कबीला। ठीक है, भरत और पुरु के मिलने से बनेगा कुरु कबीला। ठीक है, ये जो कुरु कबीला है इसकी कैपिटल थी हस्तिनापुर। ठीक है, बाद में इस कैपिटल को इंद्रप्रस्थ शिफ्ट कर दिया जाता है। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? आज का जो दिल्ली है, ठीक है, वही पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। तो मैंने क्या बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट कबीले थे उस टाइम में, जैसे भरत कबीला हो गया, त्रिच्छु कबीला हो गया, और एक ये पुरु कबीला हो गया। भरत कबीले का राजा था सुदास। ठीक है, सुदास की लड़ाई होती है 10 आर्यन और नॉन आर्यन राजाओं के साथ, फिर भी 10 लोगों के साथ, 10 राजाओं के साथ लड़ते हुए भी सुदास इस लड़ाई को जीत जाता है। अब 10 राजाओं को हराया उसने एक साथ, तो वो बन जाता है, या उसकी पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि बाकियों से सुपीरियर काउंट होने लगता है। ठीक है, अब बाद में क्या होता है, ये भरत कबीला और एक दूसरा कबीला पुरु कबीला दोनों मिल जाते हैं। दोनों के मर्ज से एक नया कबीला बनेगा हमारे पास, कुरु कबीला। ठीक है, कुरु कबीले की कैपिटल होती है हस्तिनापुर। बाद में इस कैपिटल को हम कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? ये कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? हस्तिनापुर, सॉरी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ पे है? तो मैंने बोला आज का जो दिल्ली है वही इंद्रप्रस्थ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि वैदिक इरा में इकोनॉमी कैसी थी। तो इनकी इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर बेस्ड। ठीक है, इन दोनों में से अगर आपको एक चूज करने को आता है तो आप हमेशा एनिमल हस्बेंड्री को चूज करेंगे। पशुपालन इनका मेन व्यवसाय था। ठीक है, और इनमें देखो वेल्दी किसको माना जाता था? जिसके पास जितने ज्यादा पशु होंगे, क्योंकि सब इनका मेन व्यवसाय ही क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है इनकी पशुपालन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेल्दी इंसान किसको माना जाएगा? जिसके पास जितने ज्यादा पशु होंगे। ठीक है, और इन पशुओं में भी सबसे इंपॉर्टेंट पशु किसको काउंट किया जा रहा है? गाय को सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो जितनी ज्यादा तुम्हारे पास गाय, उतना ही ज्यादा तुम्हें क्या माना जाएगा? यहाँ पे वेल्दी माना जाएगा। अच्छा, अब देखो गाय इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऋग्वेद में गाय के लिए एक शब्द यूज किया गया है कि गाय अघन्य है। अघन्य का मतलब होता है जिसको मारा ना जा सके। ठीक है, एक ऐसा पशु जिसको कभी भी मारा नहीं जाएगा। और ऋग्वेद में बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल थे गाय को मारने वाले या फिर गाय को नुकसान पहुंचाने वाले के लिए, कि जैसे अगर तुमने गाय को घायल किया, मारा, तो तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा या तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि उस टाइम में गाय कितना इंपॉर्टेंट पशु था। आज भी गाय इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये ऋग्वैदिक काल से ही, ऋग्वैदिक इरा से ही गाय की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा रही है हमारे लिए कि गाय के लिए शब्द कौन सा यूज किया गया है वेदों में? अघन्य शब्द, जो मारे जाने लायक ना हो, जिसको कभी मारा ना जाए। ठीक है, वो है गाय। अच्छा,
अब गोमत कौन होता था? जिसके पास गाय है, ठीक है, गायों का जो ओनर होता है उसको बोलते हैं गोमत। गोमत कौन हुआ? गायों का ओनर, ठीक है। और मैंने बोला कि सबसे आपकी वेल्थ किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, कि तुम्हारे पास गाय कितनी है, पशु कितने हैं, ठीक है। तो गोमत जो था एक धनी इंसान को माना जाता था। अब ऋग्वेद में दो एक काउंसिल की बात की गई। काउंसिल जैसे आज हमारे पास है पार्लियामेंट, ठीक है, तो उसी तरह से ऋग्वेद में काउंसिल की बात की गई है, ठीक है। दो काउंसिल थी, एक थी सभा और दूसरी काउंसिल का नाम था समिति, ठीक है। दो जो एल्डर और एलाइट पर्सन होते थे ना, ठीक है, नोबल्स हो गए, ठीक है, धनी लोग हो गए, ठीक है, उनकी जो काउंसिल होती थी, मतलब जिस काउंसिल में वो शामिल होते थे उसको बोलते थे सभा, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता था, कॉमन लोगों में से चूज होकर के आता था कोई, जो भी लोग आएंगे, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव हमें बोल सकते हैं। जैसे आजकल कॉमन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसी तरह से कॉमन लोगों में से जो रिप्रेजेंटेटिव चूज होके आते थे वो बनते थे समिति के मेंबर, ठीक है। तो सभा में बनेंगे नोबल या इलाइट पर्सनालिटीज मेंबर, और समिति में होंगे कॉमन लोग जो होंगे वो मेंबर, ठीक है। सभा का काम क्या होता था? सभा का काम है एडवाइजरी और जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। एडवाइजरी मतलब कि सलाह देना, ठीक है, कोई भी जुडिशियल इश्यूज है तो उसको सॉल्व करना। और दूसरी तरफ समिति का काम होता था लोगों के जो इश्यूज हैं, उनके मैटर है, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करना, उनको जो है राजा के सामने रखना। ओके, अच्छा। अब एक बड़ा डिफरेंस आता है अर्ली वैदिक और पोस्ट वैदिक इरा में, कि जब अर्ली वैदिक इरा था तो जो फीमेल थी उनको भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने दिया जाता था काउंसिल में, ठीक है। अर्ली वैदिक इरा में औरतें भी काउंसिल में पार्टिसिपेट करती थी। मैंने आपको बोला था कि बेशक ये टाइम जो था पेट्रियार्कल सोसाइटी ही थी, पुरुष प्रधान समाज था, बट स्टिल औरतों की कंडीशन बहुत अच्छी थी, औरतों को पढ़ने लिखने की पूरी आजादी थी, ठीक है, कोई पर्दा प्रथा फॉलो नहीं हो रही थी, ठीक है, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी। यहाँ पे देखिए, हम बोल रहे हैं कि ऋग वैदिक इरा में, अर्ली वैदिक इरा में जो औरतें थी, ठीक है, वो भी पार्टिसिपेट करती थी सभा समिति में। लेकिन बाद में जब लेटर वैदिक इरा आएगा ना, तो औरतें सभा समिति में मतलब कि काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, ठीक है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। अब जब आप बाद में पढ़ोगे ना अथर्ववेद के बारे में, ठीक ठीक है, तो अथर्ववेद में भी ये सभा और समिति के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। पर अथर्ववेद में क्या बोला गया कि सभा और समिति कौन है? ये दोनों, ये है प्रजापति की बेटियां, ठीक है। अर्ली वैदिक इरा में क्या बोला गया कि सभा और समिति क्या है? दो काउंसिल्स हैं। लेकिन वही यहाँ पे जब आप अथर्ववेद में पढ़ोगे तो वहां पे भी सभा और समिति का मेंशन किया गया है, लेकिन प्रजापति की बेटियों के रूप में। अच्छा, ये लड़ाई मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दशराग बैटल। मिनट, हाँ, तो ये बैटल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दशराग बैटल। इसके आगे का देखते हैं अब ऋग्वैदिक ईरा में मैरिज के टाइप्स बताए हैं कि कौन कौन से प्रकार की शादियां होती हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया गया है ब्रह्म विवाह के बारे में, ठीक है। ब्रह्म विवाह कैसा विवाह होगा, ठीक है, जो जब जो लड़की और लड़के की एक ही वर्ण में शादी हो रही है, ठीक है, सारे वैदिक रिचुअल्स को फॉलो किया जा रहा है, डॉरी डॉरी मतलब दहेज भी दिया जा रहा है, ठीक है। जब वेदों के अनुसार जिस तरह से वेदों में वैदिक रिचुअल्स में शादी लिखी गई है, बिल्कुल वैसे आप शादी करते हो, तो ये माना जाता है आपका ब्रह्म विवाह, ठीक है। अब दैव्य विवाह क्या होता है? अगर फादर जो है अपनी बेटी को किसी ब्राह्मण को दान में दे देता है, ठीक है, पिता ने अपनी बेटी को एक ब्राह्मण को दान में दे दिया है, तो वो हो जाएगा ये विवाह, ठीक है। फिर अर्श विवाह आता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लड़की होती है वो दे दी जाएगी किसी आदमी को, और उसके बदले जो है उस लड़की का एक तरह से प्राइज लिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ऐसे बेचा जाता हो, आज के टाइम में हम क्या बोलेंगे कि इसको बेचने की प्रथा है, जो इलीगल मानी जाती है, गलत मानी जाती है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो इसमें क्या होगा कि फादर है, ठीक है, और कोई आदमी है, उस आदमी ने क्या किया, लड़की के फादर को पेमेंट करी है लड़की की, ठीक है, और बदले में यहाँ पे लड़की दे दी जाएगी
उसको, मतलब शादी करवा दी, दे दी, ठीक है। तो ये था अर्श विवाह। फिर आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या होता है? प्रजापत्य प्रजापति से बना है, प्रजापति कौन थे, ठीक है। तो प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, इसमें डॉरी सिस्टम को परफॉर्म नहीं किया जाएगा, बिना दहेज की शादी। ब्रह्म विवाह में हमने बोला दहेज दिया जाएगा, और प्रजापत्य में दहेज नहीं दिया जाएगा। रिचुअल सारे ही वैदिक परफॉर्म होंगे प्रजापत्य विवाह में भी। उसके बाद जो लव मैरिज होती है उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह, ठीक है। असुर विवाह क्या होता है? जब लड़की को खरीद करके शादी की जाती है ना, तो वो होता है असुर विवाह। अच्छा, उसके बाद आता है पिशाच विवाह, ठीक है। पिशाच विवाह क्या होता है? लड़की को फोर्सफुली, अगर आप लड़की से शादी कर रहे हो, मतलब लड़की के नशे में है, ठीक है, या आपने उसको हेलुसिनेट वगैरह कुछ बेहोशी में वैसा कुछ कर दिया है, ठीक है, मतलब बेहोश वगैरह नशे में है, ठीक है, अपनी सेंसेस में नहीं है, पॉइंट ये है। अगर लड़की अपनी सेंसेस में नहीं है और उस सिचुएशन का फायदा उठा के आप लड़की से शादी कर लेते हैं, तो ये फोर्सफुल मैरिज जो होती है इसको बोलते हैं पिशाच पिशाच विवाह, ठीक है। फिर आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह होता है जिसमें लड़की को किडनैप करके, कैप्चर करके उससे शादी की जाती है, ठीक है। तो वो हो गया राक्षस विवाह। ओके, अब हम देखते हैं लेटर वैदिक ईरा में सिचुएशन कैसी थी। जब लेटर वैदिक ईरा आया तो आर्यंस ने मूव किया ईस्ट की साइड को। अभी तक पहले मैंने आपको बोला था कि आर्य रह रहे थे जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था, वहां पे आर्यन रह रहे थे। हमने क्या बोला, लेटर वैदिक ईरा में आर्यन शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ को? ईस्ट साइड को, ठीक है। ईस्टर्न यूपी बिहार इन एरियाज में आर्यन शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे लेटर वैदिक इरा में, ठीक है। जैसे जनपद है, जनपद क्या होते हैं? जब छोटे छोटे जो कबीले हमने देखे थे, ठीक है, उनका मर्ज हो गया, कबीला बोलो, ट्राइब्स होगी छोटी छोटी, उनको जब मर्ज किया तो उनको मर्ज करके बनता है हमारे पास जनपद, ठीक है, जनपद। फिर बाद में यही जनपद मर्ज हो के क्या बना देंगे? आपके महाजनपद, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ट्राइब से कबीलों को मर्ज करके जनपद बनेगा, और जनपद को मर्ज करके बाद में बनेंगे हमारे पास महाजनपद, ठीक है। अब राष्ट्र टर्म जो है ये भी पहली बार, मतलब राष्ट्र शब्द जो पहली बार हमें देखने को मिला है, ये भी लेटर वैदिक ईरा में देखने को मिला है। अब इस चीज को समझो, अर्ली वैदिक ईरा में लोग छोटे छोटे झुंड की तरह रह रहे थे, जैसे थोड़े थोड़े गांव होते हैं ना, वैसे रह रहे थे। और रूलर भी कौन होता? जैसे गांव भर का जो भी मुखिया हो जाएगा उसको राजन बोल देते, तो वो रूलर हो जाता था। रीजन क्या था हमारे पास यहाँ पे? इतने ज्यादा हमारे पास कोई भी मेटल जो थी अभी तक, खास करके हम बोलेंगे लोहे की खोज यहाँ पे नहीं हुई थी, ठीक है, इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। लेकिन बाद में जब 1000 BC के अराउंड यहाँ पे हमारे पास लोहे की खोज हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पे थोड़े से क्या बन जाएंगे? एडवांस हथियार हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। इनका यूज करके ये लोग क्या करेंगे? एक आसपास के जो भी कबीले होंगे, जनपद होंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनको अपने में मर्ज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे ये मर्ज होते जाएंगे, और मर्ज हो के जो है ये जनपद, और जनपद से महाजनपद बनते जाएंगे। और इस तरह से राष्ट्र शब्द भी हमें देखने को मिलता है पहली बार कहाँ पे? लेटर वैदिक इरा में, ठीक है। और राष्ट्र मतलब कि जो मैंने बोला कि बड़े कबीले से अगर जब जनपद बन रहे हैं, बड़ा एरिया किसी के कंट्रोल में आ रहा है रूलर के, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए राष्ट्र शब्द का यूज करेंगे यहाँ पे, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। थोड़ा सा और देखते हैं। अब जो राजन था, ठीक है, वो बन जाता है पूरी की पूरी टेरिटरी का प्रोटेक्टर, ठीक है, मतलब कि उस पूरी टेरिटरी के ऊपर रूल करने वाला, उसको प्रोटेक्ट करने वाला राजन बन गया, ठीक है। अब राजन ने क्या किया? राजन ने बोला, मतलब राजा ने क्या बोला? राजा ने बोला कि अब से यहाँ पे थोड़ी सी हेरिडिटिकल चीजें हो जाएंगी। उसने बोला कि हमेशा राजन कौन बनेगा? जो क्षत्रिय होगा वही बनेगा राजा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? देखो, कास्ट सिस्टम धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। हमें पता है कि जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि मेन जो प्रोटेक्टर या फिर बैटल लड़ना, प्रोटेक्ट करना, ये सारा काम जो कर रही थी एक पर्टिकुलर कास्ट कर रही थी हमारे पास, क्षत्रिय। क्षत्रिय कर रहे थे लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम, रूल करने का काम क्षत्रिय कर रहे थे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देखो आ रहा है कि जो राजा है वो क्या हो रहा है? अब जो क्षत्रिय है वही राजा बन रहा है, ठीक है। मतलब कि ये एक तरह से वॉरियर क्लास ही रूल करना स्टार्ट कर देती है अब
ठीक है। अब इसके साथ धीरे धीरे राजा की जो पावर होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? राजा क्या करेगा, जैसे अश्वमेध यज्ञ करवाएगा, वाजपेय यज्ञ करवाएगा, राजसूय यज्ञ करवाएगा। इन यज्ञों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे रामायण में भी हमने इन यज्ञों के बारे में सुना है। अश्वमेध यज्ञ, जहाँ पे घोड़ा भेजा जाता था, वो याद होगा तुम लोगों को। लव कुश ने जो एक राम जी का घोड़ा था उसको पकड़ लिया था। ठीक है, तो ये प्रथा उस टाइम से थी कि जहाँ पे घोड़ा भेजा जाता था हर दूसरे राज्य में, और जिसने भी उस घोड़े को पकड़ा, मतलब वो जो है जिसने घोड़ा भेजा उसकी पावर को चैलेंज कर रहा है, तो उसको बैटल लड़नी पड़ेगी। और अगर तुमने घोड़े को नहीं पकड़ा, ठीक है, मतलब अपने राज्य से फ्रीली क्रॉस करने दिया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो जिसने घोड़ा भेजा है उसकी सोवर्निटी को। ठीक है, तो ये एक तरह से पावर को थोड़ा सा दिखाने का तरीका बन गया। ठीक है, पावर इंक्रीज होगी इस तरह से। तो ये जो राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, इन सारे यज्ञों का ये जो कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, एक तरह से अपनी पावर का शो ऑफ करने का तरीका हो गया ये सारा हमें पोस्ट वैदिक ईरा या लेटर वैदिक ईरा में ही देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। सभा समिति वैसे ही थी, ठीक है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अब इनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जो है वो कमजोर हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, राजा की पावर बहुत एक्सट्रीम होती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, और ये जो थोड़ा सा सभा समिति वाला सिस्टम चल रहा था ये वीक पड़ता जाएगा। ओके। अब एडमिनिस्ट्रेशन को जब हम देख रहे हैं तो अलग अलग लोगों के अलग अलग रोल थे। ठीक है, जैसे जो पुरोहित होता था, पुरोहित किसको बोलेंगे? जो पुजारी होगा। एक मिनट दूसरा कलर ले देती हूँ, ये विजिबल नहीं होगा इस पे। ठीक है, तो पुरोहित कौन होता था? पुरोहित की पोस्ट मिलती थी जो पुजारी होता था उसको। ठीक है, महिषी किसको बोलते थे? जो चीफ क्वीन होती थी, राजा की मेन रानी होती थी, उसको बोलते थे। युवराज किसको बोलते थे? जो राजा का जो बड़ा बेटा, ठीक है, जो क्राउन प्रिंस होगा, जिसने कल को राजा बनना है, उसको युवराज बोलते थे। सारथी कौन होता था? ये सारी चीजें वैसे आपको पता ही है। देखो, नॉर्मल से वर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपने पहले देखे होंगे, तो ये आपने थोड़ा सा रीड कर लेना इनको। यहाँ पे देखते हैं, ये समझने वाली थोड़ी सी चीज है, पर यहाँ पे मेरे को कलर फिर से चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट बस। ओके। अब लेटर वैदिक ईरा में सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, अर्ली वैदिक ईरा में वर्ण सिस्टम जरूर था, कास्ट सिस्टम जरूर था, लेकिन वो किसके ऊपर बेस्ड था? वो था आपकी ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड। इसको आप थोड़ा सा अगर आज से रिलेट करोगे ना, जैसे आज हमारे पास ऑक्यूपेशन है डॉक्टर की, ठीक है, बट डॉक्टर कोई कास्ट नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि डॉक्टर का जो बेटा होगा वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर है। ठीक है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले भी सिस्टम ऐसे ही चला हुआ था। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे ना, ठीक है, उसको बोल दे रहे थे कि आप कौन है? क्षत्रिय हो। ठीक है, लेकिन वहां पे अर्ली वैदिक ईरा में ये नहीं था कि अब एक ने प्रोटेक्ट कर लिया तो उसका बेटा ऑटोमेटिकली क्षत्रिय बन गया, जैसे डॉक्टर का बेटा ऑटोमेटिकली डॉक्टर नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप पोस्ट वैदिक ईरा में, लेट वैदिक ईरा में आओगे, तो यहाँ पे ऐसा मान लो जैसे कि डॉक्टर के बेटा ऑटोमेटिकली बाय बर्थ क्या बन गया है? वो डॉक्टर ही बन गया है। ठीक है, तो ऐसा हो गया कास्ट सिस्टम के साथ यहाँ पे। अब ये जो वर्ण सिस्टम था ये हेरिडिटिकल हो जाता है यहाँ पे, ना कि ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड। देखो, अगर कोई कमजोर है तो उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है और ज्यादा अत्याचार किया जाता है। ठीक है, प्रिविलेज इंसान जो होता है अपनी और ज्यादा फायदा उठाता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो सेम यही प्रोसेस हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, कि अर्ली वैदिक ईरा में जब आपके पास आपकी जो पोस्ट है वो ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ आता है कि ये जो पोस्ट है ये आपके लिए कितनी पावरफुल है, आपको पावर दे रही है, तो आप क्या करते हो? जो नीचे वाले पोस्ट के लोग होते हैं उनको दबाना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, और अपनी पोस्ट को हेरिडिटिकल बना दिया यहाँ पे, देखो इन्होंने। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में हमेशा से बुराई नहीं था। ठीक है, जैसे हम सुनते हैं कि भाई ये जातियां तो भी भगवान ने पैदा करवाया, जहाँ पे वहां करवाया, जैसी जाति मिली, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हेरिडिटिकली नहीं थी कभी भी कास्ट। ठीक है, लेकिन बाद में इंसान ने चीजों को इस तरह से मोल्ड कर दिया अपने फायदे के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कास्ट सिस्टम लेटर वैदिक ईरा में बन जाएगी हेरिडिटिकल, ना कि ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड। ठीक है, पहले औरतें सभा समिति में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, एजुकेशन का राइट है यहाँ पे। औरतों को अब सभा समिति में पार्टिसिपेट करने की पावर भी नहीं दी गई, मतलब उनसे ये अधिकार भी ले लिया गया। सभा समिति में जाने का क्या मतलब है? मतलब आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो।
ठीक है, वहां पे आपके पास पावर है, ठीक है, कि आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन रहे हो। यहाँ पे देखो औरतें जो है मतलब कि ना पावर में आएंगी ना एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं होगा। तो यहाँ पे औरतों की पावर को खत्म किया जा रहा है, ठीक है, तो औरतों का स्टेटस जो है डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब बचपन में जो बाल विवाह भी स्टार्ट हो गया, देखो अर्ली वैदिक ईरा में बाल विवाह नहीं था, ठीक है, वहां पे हमें बहुत सारी विदुषी भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, मतलब बहुत सारी इंटेलिजेंट लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़की, इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे हम, इंटेलिजेंट तो बाद में, उसका एजुकेशन से क्या लेना देना, फिर पढ़ी लिखी लड़कियां, ठीक है, विद्वान हमें वहां पे मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो चाइल्ड मैरिज करवा दी गई है, ठीक है, मतलब उनसे शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया, ठीक है, उनसे उनकी आजादी भी छीन ली जाती है यहाँ पे, ठीक है। और तो डिसीजन मेकिंग तो करेगी क्या जब बचपन में शादी करवा दी उसकी, तो ठीक है। और गोत्र सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में देखो आज हमारे पास जितनी भी बुराइयां हैं हमारी सोसाइटी की, जब हम इसको पढ़ रहे हैं टॉपिक को, तो हमें ये पता चल रहा है कि उन बुराइयों की स्टार्ट कहाँ से हुई थी, इसी लेटर वैदिक ईरा से उन बुराइयों की स्टार्ट हुई थी, ठीक है। पहले ये सारी बुराइयां कहीं फैली नहीं हुई थी, लेटर वैदिक ईरा में इन सारी बुराइयों ने हमारी सोसाइटी में आना स्टार्ट किया। चाइल्ड मैरिज तब आई, गोत्र सिस्टम तब आया, ठीक है। उसके बाद वर्ण सिस्टम का हेरिडिटिकल होना, मतलब कि कास्ट सिस्टम आया, औरतों का जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाना। आज भी देखो हम पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं सीट्स के लिए, ठीक है, आज भी उतना राइट्स नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुई, अर्ली अर्ली नहीं बोलेंगे, लेटर वैदिक ईरा से सब कुछ स्टार्ट हुआ है। ओके, अब हमारा जो लाइफ है उसकी डिफरेंट स्टेजेस बताई गई हैं, ये भी इसी पीरियड में इसको बोलते हैं कि अलग अलग आश्रम बताए गए हैं जीवन के, मतलब लाइफ की अलग अलग स्टेजेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये क्यों किया गया कि एक पर्टिकुलर एज में आपका पर्टिकुलर काम है और आप उसी के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे सबसे पहले आएगा ब्रह्मचर्य, ठीक है, तो ऐसा बोला गया कि स्टार्टिंग में जैसे ये, अगर आपकी अर्ली मैरिज नहीं हो रही है, ये 22-23 साल तक आप ब्रह्मचर्य का जीवन बिताएंगे, जिसमें जो है आप शिष्य की तरह एजुकेशन या फिर स्टूडेंट का रोल करेंगे प्ले, ठीक है, अपने करियर को बनाने के लिए फोकस करेंगे, ये ऐसे लिया गया है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मचर्य के बाद आएगा आपकी लाइफ में गृहस्थ फेज, ठीक है। गृहस्थ फेज के बाद आप जाओगे वानप्रस्थ की तरफ, जहां पे आप जो है इन सारी चीजों को छोड़ दोगे, ठीक है, मतलब एक लैविश लाइफस्टाइल को छोड़ दोगे, ठीक है, किसी भी तरह की स्टेटस के पीछे, पैसा कमाने के पीछे, ऐसी चीजों के पीछे, पावर के पीछे आप नहीं भागोगे अब। और लास्ट में आप चले जाओगे संन्यास की तरफ को, ठीक है, जहां पे मोक्ष को पाने की ओर फोकस करोगे आप। अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। देखो अर्ली वैदिक ईरा में हमारे पास मेन हमारा जो ऑक्यूपेशन थी वो क्या थी, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। लेटर वैदिक ईरा में ये बन गई एग्रीकल्चर, ठीक है। लोग एक सेटल्ड लाइफस्टाइल जीने लगे, यहाँ पे मेटल वर्क करने लगे, पोल्ट्री वर्क करने लगे, कारपेंट्री करने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे अलग तरह की कुछ क्रॉप्स भी आने लगी, हम देखते हैं कौन कौन सी मेन फसलें यहाँ पे लेटर वैदिक में उगाने लगे। बार्ले, राइस, राइस के लिए वर्ड यूज होता था वरीही, और व्हीट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लेंटिल्स, लेंटिल्स हो गया, मतलब जैसे दालें वगैरह होती है ना, वो भी ग्रो करने लगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सारी चीजें जो हो रही है ना, इनका बेस क्या बनता है, आयरन। मैंने आपको पहले भी बोला 1000 BC में हमारे पास लोहे की खोज हो गई है, और उसी ने ये बहुत सारे जो चेंजेस आए ना, उसका बेस ये बनी है, सारों का तो नहीं, मैक्सिमम चेंजेस का बेस ही आयरन की खोज बनी है, ठीक है। आयरन के लिए वर्ड यूज हुआ है लौह अयस्क, ठीक है, या शामकर्षक भी इसको बोलते हैं। तो जब आयरन की खोज हुई तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर टूल थे, ठीक है, वो क्या हो गए, हमारे पास बेटर हो गए, ठीक है। इससे पहले उतने बेटर एग्रीकल्चर टूल्स नहीं थे, ठीक है। हम जो है जंगलों को इजिली काट पाए लोहे के कारण, ठीक है, तो जंगलों को काट पाए तो वहां पे हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बढ़ गया, हमारा एग्रीकल्चर लैंड बढ़ गया, वहां पे हम बेटर जो है औजारों का यूज कर रहे हैं, और इसी ने हमारी लाइफ में यहाँ पे जो है फार्मिंग लैंड को एक्सपैंड कर दिया, और धीरे धीरे इंसान ने एग्रीकल्चर को ही अपनी मेन ऑक्यूपेशन बना लिया यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग में सोसाइटी रूरल होगी, पर जैसे जैसे ना इंसान एग्रीकल्चर की फील्ड में इंडिपेंडेंट होता जाता है ना, मतलब अनाज के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता जाता है, तो फिर ह्यूमन नेचर होता है कि जब आप एग्रीकल्चर या फिर अनाज की फील्ड में इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो फिर आपका फोकस जाने लगता है किसकी तरफ को,
क्या बोलते हैं उसको, व्यापार, बिजनेस, ट्रेड, इन चीजों की तरफ को, ठीक है। तो धीरे धीरे सोसाइटी रूरल से किसकी तरफ को जाने लगती है, फिर टाउन की तरफ को या सिटी की तरफ को जाने लगती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बिगनिंग भी हो जाती है लेटर वैदिक ईरा में टाउन सिस्टम की, ठीक है। ओके, बाकी टैक्स भी लिया जाता था, और कौन करता था, संग्रहित्री जो था वो करता था यहाँ पे टैक्स को कलेक्ट। रिलीजियस देख लेते हैं अब, ठीक है। पहले जो था अर्ली वैदिक ईरा में सबसे इंपॉर्टेंट जो देवता थे वो कौन थे, इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि अर्ली वैदिक में इंपॉर्टेंट थे। लेकिन जब लेटर वैदिक ईरा आता है तो वहां पे प्रजापति और विष्णु जो थे ये बन जाते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रिलीजियस लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आए। पहले जो थे हम नेचुरल फोर्सेस की ज्यादा वर्शिप कर रहे थे, इंद्र देवता, अग्नि देवता की। अब हमने प्रजापति और विष्णु की वर्शिप स्टार्ट कर दी है लेटर वैदिक ईरा में, ठीक है। पहले ऐसे रिचुअल, कर्म कांड वगैरह ऐसी चीजें नहीं थी, ठीक है। मतलब कि मैं अगेन बोल रही हूँ, हमारी सोसाइटी में आज जो बहुत सारी बुराइयां हैं उनका स्टार्ट कहाँ से होता है, लेटर वैदिक ईरा में। अर्ली वैदिक ईरा में चीजें बहुत अच्छी थी, ठीक है। जैसे रिचुअल, कर्म कांड ऐसे कुछ नहीं थे, धर्म के नाम पे इंसान को डराया भी नहीं जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आते आते रिचुअल्स इंक्रीज हो गए। रिचुअल क्यों इंक्रीज हुए, अब इसको देखो। जो क्षत्रिय था उसने तो संभाल ली अपनी पावर, भी रूल मैं करूंगा। अब जो ब्राह्मण था, ठीक है, अब ब्राह्मण ने भी क्या बोला कि भाई एजुकेशन, ठीक है, नॉलेज, ठीक है, या फिर इसको हम बोले कि भाई सेल्वेशन, इस तरह का जो मेथड है ना, इस तरह का ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरा हो गया, ठीक है। तो वर्शिप, रिलीजन, कि रिलीजन का कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ब्राह्मण ने, ठीक है। और इसके साथ इन्होंने डराना भी स्टार्ट कर दिया लोगों को कि देखो तुम्हें मोक्ष कैसे मिलेगा, ठीक है, यज्ञ करो, ठीक है, दान करो, पुण्य करो, ऐसे ऐसे पूजा पाठ करो, इससे तुम्हें जो है मोक्ष मिलेगा। और अगर तुमने ये सब कुछ कर्म कांड नहीं किए, जैसे जन्म के टाइम पे रिचुअल्स नहीं किए, डेथ के टाइम पे रिचुअल्स नहीं किए, आज भी हम क्या मानते हैं कि अगर डेथ के टाइम पे सारे रिचुअल अच्छे से नहीं हुए तो सामने वाले को मोक्ष नहीं मिलेगा, ठीक है। और रिचुअल परफॉर्म करने के लिए तुम्हें कौन चाहिए, ब्राह्मण चाहिए। देखो, यही पंडित, यही ब्राह्मण तुम्हें उन रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। डराने का तरीका क्या अपनाया इन्होंने कि अगर तुमने ये रिचुअल परफॉर्म नहीं किए तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, ठीक है। अब भटकते रहने, मोक्ष ना मिलने के नाम पे डराया। और साथ में ये कॉन्सेप्ट भी जोड़ दिया कि रिचुअल परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत है, हम जैसे विद्वान लोगों की जरूरत है। मतलब ब्राह्मण के बिना तुम्हें मोक्ष भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह से ब्राह्मण ने अपनी पावर को बढ़ा लिया, लोगों को डरा डरा के यहाँ पे, और ब्राह्मण बन गए मोस्ट पावरफुल। सबसे पावरफुल यहाँ पे ब्राह्मण बन गया था डरा डरा के। और उसके बाद क्षत्रिय भी सेम ही कर रहा था वैसे तो। और देखो कैसे हम जो है कास्ट सिस्टम की बुराई की तरफ को बढ़ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे प्रेयर्स इंपॉर्टेंट हो गए, मंत्र इंपॉर्टेंट हो गए, रिचुअल्स इंपॉर्टेंट हो गए, हर एक इवेंट के ऊपर रिचुअल्स होने जरूरी हो गए। अच्छा, हर सोशल ग्रुप के अपने एक अलग देवता बन गए, ठीक है। देवताओं को भी बांट दिया यहाँ पे लोगों ने, ठीक है। ब्राह्मण जो था एक तरह से मोनोपोलिस्ट बन गया कि भाई पुजारी, ये सारी जो नॉलेज है ये किसका अधिकार है, किसके पास है, मेरे पास है, ठीक है। और इसके बेस के ऊपर वो जो है बड़े बड़े रिवॉर्ड्स, मतलब कि जैसे अब मैंने ये किया, चलो दान दो, दक्षिणा दो, और छोटी मोटी दक्षिणा, बढ़िया दक्षिणा चाहिए उसको, ठीक है, तो वो भी करने लगा। सेक्रीफाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। जैसे पालतू जानवर भी हैं उनका भी ये तो पता ही हमें, आज भी सेक्रीफाइस कितना किया जाता है बेचारे जानवरों का। अब करते हैं वैदिक लिटरेचर की बात, ठीक है। तो पहले भी ये चीज ऐसे हम देख चुके हैं कि वैदिक लिटरेचर 4 वेद है हमारे पास मेनली, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करते हैं उस टाइम की सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज को, ठीक है। और इन्हीं से हमें इंडियन फिलोसफी का पता चलता है। हिंदुइज्म की फाउंडेशन जो है यही 4 वेद हमारे पास जो है, ये हमारी इंडियन फिलोसफी या हिंदुइज्म का बेस माने जाते हैं। अच्छा, अब एक होता है श्रुति, एक होता है समृद्धि, ठीक है। श्रुति और समृद्धि के, श्रुति का मतलब होता है, श्रुति शब्द का ही मतलब होता है सुनना, ठीक है। तो वेद, ब्राह्मण, अर्ण्यक और उपनिषद ये श्रुति है, मतलब कि इनको सुना जाता है। कौन कौन, वेद, ब्राह्मण, अर्ण्यक और उपनिषद, ये जो हमारे पास टेक्स्ट है, लिटरेचर है, ये श्रुति है, इनको सुना जाता है, ठीक है। इनको बहुत ही सैक्रेड माना जाता है और एटर्नल माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि तुम कभी भी इनको क्वेश्चन नहीं करोगे। इनमें जो ज्ञान दिया गया है, जो नॉलेज दी गई है, वो पूरी तरह से सत्य है, सच है, तो और तुम कभी भी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये नॉलेज जो है एटर्नल है, ठीक है। अच्छा, अब समृद्धि आ गया। समृद्धि का मतलब है टू बी रिमेम्बर्ड, जिसे याद रखा जाए। अब पोस्ट वैदिक टेक्स्ट जो थे जैसे वेदांग, पुराण,
ये सारे हैं समृद्धि, ठीक है। और इनमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं, लेकिन श्रुति में मतलब कि वेद ब्राह्मण अर्ण्यक उपनिषद में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वेदांग पुराणों में टाइम टू टाइम चेंजेस लाए गए, इनको बोलते हैं समृद्धि, ठीक है, जिनको याद रखा जाए। ओके ओके अब इसके अलावा देखो रामायण, आपको पता है रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने लिखी थी, इसको आदि काव्य भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें 24,000 वर्सेज हैं, ठीक है। महाभारत किसने लिखी थी, वेद व्यास ने लिखी थी, इसको जय संहिता बोलते हैं। ध्यान रखना है, रामायण को बोलते हैं आदि काव्य, ठीक है, और महाभारत को बोलते हैं जय संहिता। इसमें जो है 1,00,000 वर्सेज है। और देखो इस तरह के श्लोक दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो जब ना आप इस तरह के इन श्लोक को देख रहे हो, क्या हम इन श्लोकों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो जो हमारे पास वैश्य थे, ठीक है, या फिर हम बोलें कि हमारे पास शूद्र थे, ठीक है। अब इनसे साथ में फीमेल भी आती है, ठीक है। पोस्ट वैदिक ईरा की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक दूसरा कलर लेती हूँ। तो पोस्ट वैदिक ईरा में जो हमारे पास वैश्य थे, शूद्र थे, फीमेल थी, इनसे स्पेसिफिकली ये शूद्र और फीमेल, वैश्य की फिर भी बेटर सिचुएशन थी, वैश्य माना जाता था जो व्यापारी वगैरह होते थे ना उनको। तो ये जो शूद्र हो गए, फीमेल होगी, इनकी सिचुएशन इतनी खराब थी, इनके पास एजुकेशन का राइट नहीं था। इनके लिए बोला गया कि आप वेदों को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। ना इनको वेदों को पढ़ने की परमिशन थी, ना वेदों को सुनने की, मतलब इसकी परमिशन भी नहीं है इनको, ठीक है। इन चीजों को पढ़ने की परमिशन किसके पास है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे थे ब्राह्मण जिनके पास परमिशन थी, ठीक है। और बोल दिया, और उसके साथ एक तो इनको पढ़ने की परमिशन नहीं है, ठीक है, एजुकेशन का भी राइट नहीं लिया, और उसके साथ ये भी बोल दिया कि भाई अगर तुमने इनको, तुम्हारे पास ना इनकी नॉलेज नहीं है, तुमने इनको पढ़ा नहीं सुना नहीं, तो तुम्हें मोक्ष भी नहीं मिलेगा, मतलब तुम्हें सैल्वेशन भी नहीं मिलेगी। देखो कितना कॉम्प्लेक्स तरह से ये डरा रहे हैं कि एक तो इनमें नॉलेज है और इन्हीं में छिपा हुआ है भेद कि तुम्हें सैल्वेशन कैसे मिलेगी, ठीक है। और सैल्वे और इनको तुम पढ़ नहीं सकते, मतलब ना तुम इनको पढ़ोगे, ना हमारी हेल्प के बिना तुम्हें सैल्वेशन मिलेगी। तो सामने वाले को यहाँ पे शूद्र और फीमेल के ऊपर इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक तरह से मानसिक रूप से गुलाम बनाना, और यही रीजन था कि सदियों तक इनकी एक्सप्लॉइटेशन होती रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारे पास अर्ली वैदिक पोस्ट वैदिक ईरा का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे बुद्धिज्म कैसे डेवलप हुआ, जैनिज्म कैसे आया, ठीक है, और महाजनपद के बारे में हमें देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा कि जनपद बनते गए, ठीक है। अब जनपद मर्ज होंगे और हमारे पास बनेंगे 16 बड़े महाजनपद, और इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू।